23 साल बाद जेल से रिहा होकर एक नई दुनिया में आया हूँ। यह दुनिया मेरे लिए बहुत नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। 23 साल पहले वाली दुनिया और अभी में बहुत अंतर हो गया है। मैं जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले अपने घर गया, पर मेरा घर तो वहाँ था ही नहीं। पहले हमारे सोसाइटी में एक एक दो दो मंजिल के घर हुआ करते थे, पर अब तो बिल्डिंगें दिख रही है। वहाँ के रहने वाले लोग भी बदल चुके हैं। मैंने सबसे अपनी माँ के बारे में पूछा, पर कोई भी नहीं जानता था कि मेरी माँ कहाँ है। मैं निराश होकर अपने घर से लौटा, पर कहाँ जाऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जेल में उस गुनाह का सजा भुगत रहा था जो गुनाह मैंने किया ही नहीं था। मेरा नाम सुरेश है। मैं अपनी माँ पापा और अपने बड़े भाई के साथ बंगाल में रहता था। मेरे बड़े भैया की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो मुझसे मात्र 1 साल बड़े थे, इसलिए हम दोनों भाई बिल्कुल जुड़वे की तरह लगते थे। हम दोनों भाई एक साथ जवान हुए। मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मेरे पापा भी। उन्होंने बहुत ही प्यार से हम दोनों भाइयों को पाला था। अभी बड़े भैया की घर में शादी की बात चल रही थी कि इसी बीच पापा हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे। पापा के जाने के बाद माँ बहुत टूट गई थी। हम दोनों भाइयों ने मिलकर माँ को संभाला और उन्हें हिम्मत दी। एक दिन मैंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया मुझे लगता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर घर में बहू आ जाएगी तो माँ का देखभाल भी करेगी और माँ को एक सहेली भी मिल जाएगी। भैया ने कहा, हाँ छोटे, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर पापा के जाने के बाद अब रिश्ते ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि माँ बीमार ही रहती है। बड़ा घर में मैं ही हूँ, तो मुझे ही अपने लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। पर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने भैया से बोला, आप लोगों की परवाह मत करो और एक अच्छी सी लड़की की तलाश शुरू कर दो। माँ पापा के कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, क्योंकि माँ पापा ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से उनके घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था। एक दिन भैया एक लड़की को घर लेकर आए। लड़की लाल जोड़े में, मांग में सिंदूर, गले में फूलों का हार और मंगलसूत्र, बिल्कुल नई शादीशुदा दुल्हन लग रही थी। मैंने भैया से पूछा, यह कौन है? भैया मेरे पास आए और बोले, छोटे, यह तेरी भाभी है। मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं खुश हो गया और भाभी का अपने घर में स्वागत किया। मैंने भाभी से कहा, भाभी इस घर में आपकी बहुत ज़रूरत है। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी आपकी हुई। ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। भैया का तो पता नहीं, पर मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, बिल्कुल एक बेटे की तरह। माँ कहती है भाभी माँ समान होती है। आज से मेरी एक नहीं, दो माँ है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, जितना मान सम्मान, जितना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ, उतना ही आपसे भी करूँगा। आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाभी ने बड़े प्यार से मेरे माथे को चूमा। फिर हम माँ के पास गए और माँ को भाभी से मिलवाए। माँ भाभी को देखकर खुश हो गई। माँ के हाथ में पुरानी एक कंगन थी। माँ ने वह कंगन उतारकर भाभी के हाथ में रखा और बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। भाभी माँ का पैर छूकर आशीर्वाद ली। भाभी बस कुछ ही दिन लगे इस घर में रसने बसने में। भाभी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उनकी तबीयत में बहुत सुधार आने लगी थी। अब तो माँ अपने कमरे से बाहर भी निकलती थी। हम दोनों भाई जॉब करते, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। एक दिन हमारे घर पर आसमान टूट पड़ा जब हमें यह पता चला कि मेरे भैया भाभी एक एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे भैया भाभी घर का राशन लेने गए थे और एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो मौके पर ही खत्म हो गए।
मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को यह सब कैसे बताऊं। बहुत मुश्किलों से हम दोनों भाइयों ने मिलकर पापा के मौत के सदमे से माँ को बाहर निकाला था और अब भैया भाभी भी हमें छोड़कर चले गए। पता नहीं मैं अकेले कैसे अपनी माँ को संभालूंगा, पर बताना तो पड़ेगा ही माँ को। जब भैया भाभी की इलाज घर पर आई तो मैं माँ के पास गया और माँ के गोद में सर रखकर रोने लगा। हमारे घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। माँ ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो और यह सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं माँ को कुछ कह सकूं। माँ खुद ही बाहर आई और भैया भाभी का लाश देखकर हक्का बक्का रह गई। मैं माँ के पास गया और बोला, माँ, भैया भी अब हमें छोड़कर चले गए और साथ में भाभी को भी अपने साथ ले गए। पर माँ बिल्कुल चुप थी, एक मूरत बनी हुई थी, न कुछ बोल रही थी न अपनी जगह से हिल रही थी। बस माँ के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कितना भी पूछता पर आंखों से आंसू की धारा खत्म ही नहीं होती। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने भैया और भाभी का अंतिम संस्कार किया। अब मुझसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले घर और जॉब कैसे संभालूं। माँ भी पूरे दिन बस रोती रहती, कभी पापा को याद करती तो कभी भैया भाभी को। मुझे माँ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने माँ को बहुत समझाया। एक दिन मैं माँ के पास गया और बोला, माँ, प्लीज खुद को संभालो, आखिर कब तक ऐसी रोती रहोगी? तुम्हें ठीक होना होगा मेरे लिए। माँ ने कहा, मैं खुद को कैसे संभालूं? ना चाहते हुए भी तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया भाभी मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। मैंने कहा, तुम्हें यह सब भूलना होगा माँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें रोता हुआ देखकर। माँ ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी खुद को संभालने की। हमारे घर में जितने भी भैया भाभी और पापा की तस्वीरें थी, मैंने सभी तस्वीरों को हटा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ उन तस्वीरों को देख देख कर रोती रहे और उन तस्वीरों के बदले में मैंने देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी थी। सभी सही कहते हैं कि भगवान में बहुत शक्ति होती है। हमारे घर का माहौल धीरे धीरे चेंज होने लगा। माँ पुरानी बातें भूलने लगी। मैं भी अब मन लगाकर काम करने लगा। मेरे काम से खुश होकर मुझे कंपनी का मैनेजर बना दिया गया। अब मेरे बॉस से मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। पूरे कंपनी में मेरी एक अलग ही पहचान बन गई थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे ऐसी बातें कह दी जिसे सुनने के बाद मैं हैरत में पड़ गया। दरअसल मेरे बॉस ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने की बात कह दी। मैंने बॉस से कहा, आप मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहते हैं? आप इतने पैसे वाले हैं, मुझसे अच्छा लड़का आपको आपकी बेटी के लिए मिल जाएगा। इस पर मेरे बॉस ने कहा, मेरी बेटी इकलौती है, मैं उसके लिए एक अच्छा पति के साथ साथ अपने लिए एक अच्छा दामाद भी ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस बिजनेस को संभाल सके, और मुझे वह सारी खूबी तुम में दिखती है। मैंने कहा, हमारे घर में बच्चों के रिश्ते माँ बाप तय करते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है आपको यह बात मेरी माँ से करनी चाहिए। इस पर मेरे बॉस हंसने लगे और बोले, क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ और अपनी बेटी को भी अपने साथ लाऊंगा। अगर तुम्हारी माँ को मेरी बेटी पसंद आ गई तो हम वहीं पर सगाई कर देंगे। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं कल आपका इंतजार करूंगा। मैं घर आया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, तेरे बॉस इतने बड़े आदमी हैं, वह भला हम गरीब के घर अपनी बेटी क्यों देना चाहेंगे? मैंने माँ से कहा, मेरे बॉस को मेरा काम पसंद आ गया है और वह मुझे मैनेजर के पद से उठाकर उस कंपनी का मालिक बनाना चाहते हैं।
मेरी माँ खुश हो गई और बोली, तेरे बॉस कैसे आदमी हैं? उनका व्यवहार कैसा है? मैंने माँ से कहा, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वह कंपनी में सबसे बहुत प्यार से पेश आते हैं। मैंने आज तक उन्हें कभी भी गुस्से में नहीं देखा। अगले दिन में बॉस की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। बॉस इतने पैसे वाले थे, फिर भी रहन सहन उनका आम आदमियों की तरह था। उनकी बेटी पीली साड़ी पहनी थी और सर पर पल्लू रखी थी। वह देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे को तो वह पहली नजर में ही भा गई। माँ और बॉस एक दूसरे से बातें किए और फिर माँ की राजाबंदी से बॉस ने मेरी और अपनी बेटी की सगाई कर दी। बॉस ये शादी बहुत सिंपल तरीकों से करना चाहते थे। बॉस ने हमारी शादी पास के दुर्गा मंदिर में की। जब मैं बॉस से पूछा कि आप इतने पैसे वाले हैं, फिर भी आपने हमारी शादी मंदिर में क्यों करवाई? बॉस ने कहा, रिश्ते भगवान बनाते हैं और अगर ये रिश्ता भगवान के सामने जुड़ेगा तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, बस इसलिए। शादी के बाद मैं बॉस के ही घर पर करीब 1 महीना रहा और फिर बॉस ने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक मकान गिफ्ट कर दिया। फिर मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। हमारी जिंदगी में अब खुशियों ने जगह ले ली थी। सबसे बड़ी खुशी तब आई जब मुझे यह पता चला कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, पर मेरी यह खुशी बस कुछ दिनों की मेहमान रही। पता नहीं क्यों, पर जब से मेरी पत्नी को यह पता चला है कि वह माँ बनने वाली है, तो वह मुझसे दूर दूर रहने लगी। मुझसे लड़ने झगड़ने का बहाना ढूंढती। मैंने अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने बताया कि जब कोई औरत पेट से होती है तो चिड़चिड़ापन उसमें दिखाई देने लगता है। यह कोई नई बात नहीं है और इस समय तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एक दिन मेरी पत्नी अपने पिता से मिलने अपने मायके गई थी। मैंने सोचा कि मैं उसे लेने चला जाता हूँ और फिर मैं भी अपने ससुराल पहुँच गया। पर वहाँ का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी अपने पिता की बाहों में ऐसी बैठी हुई थी जैसे कि वह उनकी बेटी नहीं बीबी है और वह दोनों एक दूसरे से इश्क फरमा रहे थे। मैंने दरवाजे पर से ही आवाज लगाई और बोला, यह सब क्या चल रहा है? मेरी पत्नी एक झटके में खड़ी हो गई। मेरे ससुर बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आप मेरी छोड़िए और आप मुझे यह बताइए कि आप दोनों बाप बेटी में यह क्या चल रहा है? आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मेरे ससुर ने कहा, जिसे तुम मेरी बेटी समझ रहे हो वो मेरी बेटी नहीं, मेरी पत्नी है। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपने ससुर के तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगा और फिर पूछा, अगर यह आपकी पत्नी है तो फिर आपने मुझसे इसकी शादी क्यों कराई? मेरे ससुर ने कहा, मैं बाप नहीं बन सकता था, पर मेरी पत्नी माँ बन सकती थी। हमें इस घर का वारिस चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हारी गरीबी का फायदा उठाया और अपनी पत्नी की शादी तुमसे कर दी। सोचा जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी हासिल की और तुम्हें मैंने बलि का बकरा बनाया। मैंने कहा, बहुत अच्छा फायदा उठाया आपने हमारी गरीबी का। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, पर मैं भी आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं धोखेधड़ी के इल्जाम में आपके ऊपर केस करूंगा। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा कि तभी मेरे ससुर ने मुझ पर हमला किया, पर उनका पैर फिसल गया और वहां खड़े घर के एक नौकर के ऊपर गिर गए और उनके हाथ का चाकू उस नौकर को लग गई।
वह चाकू नौकर के गले पर लगी थी, जिससे वह नौकर वहीं पर खत्म हो गया। उस नौकर का नाम श्याम था और वह बहुत अच्छा आदमी था। मुझसे अच्छी खासी उसकी दोस्ती थी। मैं जब उसको ऐसा देखा तो उसके पास दौड़ कर गया और उसे गोद में पकड़कर उसको उठाने की कोशिश करने लगा कि इसी दौरान साहब ने मेरी फोटो खींच ली और उस चाकू को साफ करके मेरे हाथ का फिंगरप्रिंट उस चाकू पर लगा दिए और फिर पुलिस को फोन कर मुझे झूठे मर्डर केस के जुर्म में 23 साल की सजा करवा दिया। मेरी माँ कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और मेरे ससुर के पास बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो यह साफ साफ बता रहे थे कि उस केस में मेरा ही हाथ है। मैं चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेगुनाही का सबूत खुद देता रहा, पर कानून तो अंधा होता है, उसे सिर्फ सबूत ही दिखते हैं, चाहे वह सबूत झूठे ही क्यों ना हो। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।